नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं प्रमोद त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का सेशन आप सभी के जो है वो नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रहा है। चलिए तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे एक बार। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रहा है। चलिए, टीना चौधरी जी, गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार रिस्पॉन्ड कर दें कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। चलें, क्लियर है आप सभी के लिए ऑडियो वीडियो? कोई तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। चलें, उम्मीद है क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप लोग स्वयं ही जो है वो जवाब देंगे। चलिए, तो फिलहाल बात करेंगे रात के 9 बजे के सेशन की। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को रात के 9 बजे नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलता है, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं, मुख्य रूप से एलटी ग्रेड, पीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, सभी जो है वो परीक्षाओं के लिए आपके लिए नागरिक शास्त्र के प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। इसमें आप सभी के लिए नियमित रूप से इस समय टॉपिक वाइज प्रश्नों को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का जो है वो एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर होता रहे। इसमें इस समय हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों को हम लोग से संबंधित जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। चलिए भैया, गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि जीआईसी लेक्चरर और आपके जो है एलटी ग्रेड के लिए मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का बैच प्रारंभ किया गया है। और इस बैच के अपने अनुभव से अभी तक जितने लोगों ने इस बैच को जो है वो ज्वाइन किया है, उनके अनुभव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना आकलन करिए। मैं इस बैच को जो है वो पहले फंडामेंटल बैच में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतनी जो है वो एकदम बेसिक चीजें जो आंसर लेखन के लिए हैं या जो बेसिक नॉलेज है, मैं समझ सकता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जो है वो तैयारी की है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के नॉलेज के आधार पर डिस्क्रिप्टिव जो है वो आंसर लिखना बहुत ही कठिन है। अधिकतम लोगों ने आप में से सिलेबस जो है वो आप लोगों ने पूरे तरीके से ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना नहीं पढ़ा है, जिसकी वजह से आप सभी को उत्तर लिखने में जो है वो दिक्कत हो रही है। तो मैं इस बैच को भी जो अपने रेगुलर बैचेज के साथ अब ऐड करने जा रहा हूँ। पहले हम लोग 3-4 महीना जो है वो अभी फिलहाल जब तक आपकी प्री परीक्षा हो रही है तब तक के लिए इस बैच को मैं ऐड करने जा रहा हूँ अपने रेगुलर बैच में, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो आंसर लेखन कर पाना, जब आप टॉपिक के विषय में डिटेल में कुछ नहीं जानेंगे, उसको लेके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आंसर लिख पाना संभव नहीं है। अब एक एक चीज क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भी होता, तब भी यह संभव नहीं था कि मैं एक एक लोगों को बिठा के एक एक चीज, मैं एक बार जो है वो आप लोगों को आंसर फ्रेम करके दे सकता हूँ, आंसर का स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, उसके बाद आपको लिखने के लिए कहता हूँ, फिर भी आप लोग आंसर जो है वो ठीक सही प्रकार से जो है वो नहीं लिख पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि आपने कभी जो है वो अपने सिलेबस को डिटेल में नहीं पढ़ा है। अब आपको डिटेल में आवश्यक रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी जो लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं स्वयं पढ़ के, उनके लिए जो है वो राजनीति शास्त्र कॉन्सेप्ट बुक 1 है। इसमें आपको जो है वो सभी राजनीतिक सिद्धांत एवं वाद, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी राजनीतिक विचारक, सभी वाद सिद्धांतों और राजनीतिक विचारकों से संबंधित हजारों कथनों का संग्रह, सभी राजनीतिक पुस्तकों का विवरण, उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जानकारियां
और साथ में आपको प्रत्येक अध्याय में तुलनात्मक तालिकाएं दी हुई हैं, जो आपको प्रत्येक जो है वो विचारक, सिद्धांतवाद आदि से जो है वो कंपेयर करके, एक दूसरे से कंपेयर करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। जो लोग भी इसमें जो है वो इस पुस्तक का डेमो लेना चाहते हैं, 7007701847 इस नंबर पे आप जो है वो बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पुस्तक का डेमो उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है, डिलीवरी चार्ज आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप प्रयागराज में हैं तो बाई हैंड पुस्तक इस नंबर पे कॉल करके रिसीव कर सकते हैं। जिन लोगों ने डेमो ले लिया है वो लोग अपना एड्रेस मुझे इसी नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करने के बाद आपके पास एक QR कोड जाएगा, उस QR कोड पे आप अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट वापस इसी नंबर पे भेज देंगे। आपके पेमेंट करने के 7 दिन के अंदर पुस्तक आपके घर पे जो है वो पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश के अलावा यदि किसी बाहर राज्य से हैं तो थोड़ा सा समय जो है वो 2-4 दिन का अधिक लग सकता है। चलिए नगीना चौधरी जी। अब ऐसे में जो है YouTube पे किसी बुक का नाम नहीं ले सकता, इसके लिए क्षमा करिएगा। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड अवश्य कर दूंगा। साथ ही आप सभी के लिए जो है, जो लोग भी GIC लेक्चरर, LT ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे GS के प्रश्न है, अर्थात सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस क्लास आप सभी के लिए सुबह 10:30 बजे से लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल माफ करिएगा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो लोग भी जो है वो GS के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ जाइए। इस समय हम लोग मुख्य रूप से जो है वो आपके लोक सेवा आयोग, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, या बिहार लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके प्रश्नों पे हम लोग जो है वो विशेष रूप से उसका नियमित रूप से यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। स्तरीय प्रश्नों का की सीरीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो सुबह 10:30 बजे हमारे साथ अवश्य जुड़िए। चलते हैं आज के अपने सेशन पे। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत कुछ जो है वो टॉपिक्स को आज हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, जिसकी जानकारी आपको थंबनेल के माध्यम से मिल गई है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखेंगे। चलिए तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। आपको दिया हुआ है कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और चीन में से किसी एक को आपको चुनना है। तेजी से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें आप सभी लोग। आप लोगों की संख्या का न बढ़ना जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है, तो आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। मैं मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है आप लोग अपना सुझाव भेजिए, मैं उसको जो है वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग भी जो है वो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए कि आप लोगों की संख्या जो है वो बढ़ सके। चल, तो भैया यदि हम बात करेंगे किसकी, नामधारी अध्यक्ष की, तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप लोगों को इंग्लैंड में देखने को मिलेगा। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था की, संसदीय शासन व्यवस्था की, तो इसमें दो तरीके के अध्यक्ष आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। एक आपके जो है वो नामधारी और दूसरे वास्तविक। नामधारी अध्यक्ष के रूप में जो है वो आपको जो है वो या तो राजा या क्राउन या जो है वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखने को जो है वो मिलता है। वहीं वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर आप सभी का। इसमें सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो इंग्लैंड के क्राउन को जो है वो माना जाता है कि यह नाम मात्र का जो है वो सबसे, नाम मात्र के शासक का शासन का जो है यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? आप लोगों को उत्तर करना है। नेपाल में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में और इंग्लैंड में। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुल कार्यपालिका के लिए आप सभी का उत्तर जो है वो निर्विवाद रूप से सभी लोगों का उत्तर जो है वो स्विट्जरलैंड के लिए आ रहा है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बहुल कार्यपालिका आपको 7 सदस्यों वाली कार्यपालिका देखने को मिलती है। इससे संबंधित जो है वो कुछ जानकारियों को हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को यदि विजिबल हो पाए, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को
जो है वो आप लोग भी देख पाए, थोड़ा सा विजिबल आपको हो जाए। चलें, तो इसमें जो है वो दोनों प्रकार के भारत से जो है वो तुलना करके इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की बात करेंगे, तो आप सभी को पता है कि यह 7 सदस्यों की जो है एक संघीय परिषद होती है। यह जिसे जो है वो बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य मिलकर जो है अपना निर्णय लेते हैं। इनका निर्वाचन संघीय परिषद के जो है वो सदस्य संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से, दोनों ही सदनों के, संसद के दोनों ही सदनों के जो है वो संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से इन 7 सदस्यों को जो है वो स्विट्जरलैंड में चुना जाता है। हर वर्ष जो है वो प्रणाली में एक अध्यक्ष चुना जाता है। इन्हीं 7 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष बनाया जाता है, और यह केवल जो है वो प्रतीकात्मक अध्यक्ष होता है। सभी की शक्तियां जो है वो समान होती हैं सातों सदस्यों की। किसी की भी शक्ति में जो है वो कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। निर्णय की जो प्रक्रिया होती है वो सामूहिक निर्णय आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुमत का निर्णय जो है वो सबके लिए बाध्यकारी होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुमत के निर्णय का जो है यहाँ पे सम्मान किया जाता है। जवाबदेही के संदर्भ में यदि आप लोग देखेंगे तो पूरी जो परिषद है सामूहिक रूप से संसद के प्रति जो है वो जिम्मेदार होती है। स्विट्जरलैंड की संसद के प्रति जो है वो आपको जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। वहीं यदि स्थिरता की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो स्थिरता अधिक दिखाई देती है। एक सदस्य होने पर भी जो है वो, एक सदस्य के हटने पर भी किसी भी तरीके से सरकार पे प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सरकार जो है वो नहीं गिरती है। यदि वहीं हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो आप लोग इसको जो है वो ध्यान से देख लीजिए एक बार। आप लोगों को दोनों ही में अंतर समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। भारत में जहां जो है वो स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की संघीय मंत्रिपरिषद जो है वो कार्य करती है, वहीं भारत में जो है वो राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में राष्ट्रपति के साथ मिलकर औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ये लोग जो है वो कार्य करते हैं। भारत में जो है वो आपको एकल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री के पास जो है वो मुख्य कार्यकारी शक्ति होती है जो उसके मंत्रिपरिषद से उसको मिलती है। भारत में जो है यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में जो है वो बहुमत दल के नेता के द्वारा, बहुमत दल के द्वारा जो है वो चुना जाता है। वहीं स्विट्जरलैंड में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से दोनों सदनों में से मिल के चुने जाते हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा। आपको भारत में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रमुख यानी औपचारिक प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री यहाँ पे सरकार का प्रमुख होता है। स्विट्जरलैंड में जो है वो इसमें 7 सदस्यों में कोई भेदभाव नहीं होता है। भले इसका एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन भेदभाव नहीं होता है, सबके पास समान शक्तियां होती हैं। भारत में दोनों के पास जो है अलग अलग शक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। स्विट्जरलैंड में आपको सामूहिक निर्णय का जो है वो सामूहिक निर्णय का नियम देखने को मिलता है। वहीं भारत में जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद जो है वो अधिकतर निर्णय लेते हैं, सभी निर्णयों को लेते हैं, जिसकी जो है औपचारिक सहमति राष्ट्रपति को देनी होती है। स्विट्जरलैंड में ऐसी व्यवस्था आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। जहां पे स्विट्जरलैंड में जो है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं हमारी जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, एक सदस्य के हटने पर सरकार पे कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में यदि जो है लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद जो है वो गिर जाती है। दोनों को कंपेयर करके आप लोगों को सामान्य रूप से समझ लेना है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। चले, मैं इस थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा मुझे, तब आप लोग जो है वो आसानी से, ऐसा नहीं है कि यदि आप लोग थोड़े से अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें तो आप लोगों को पढ़ने में असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी मोबाइल में ही देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, यदि असुविधा हो रही है तो थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करूंगा। चलिए, अगला दिया है कि राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आप लोगों को उत्तर करना है। तो आप सभी को पता है कि मॉन्टेस्क्यू महोदय ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जो है वो सबसे पहले प्रतिपादन किया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने जो है वो विधायिका और कार्यपालिका को जो है एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अब इससे एक जो है वो नई समस्या का जन्म हो गया।
कि भैया इसमें नियंत्रण और संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉ में ही नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत भी दिया हुआ है। तो उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की तरफ जाएंगे। अगला दिया है कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना या कूटनीति। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य इसमें से कौन सा होगा? चलेंगे कार्यपालिका का प्रमुख कार्य। तो आपको सभी शासन व्यवस्थाओं में, चाहे वो संसदात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो या कोई और व्यवस्था हो, इन सभी शासन व्यवस्थाओं में आपको जो है वो सामान्यतः 3 अंग आपको सरकार के दिखाई देते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो है वो विधायिका। जिसमें कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो क्या होता है भैया? कार्यपालिका का कार्य होता है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। वहीं विधायिका का कार्य होता है कानून को बनाना और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय से संबंधित कार्य करना। तो कार्यपालिका का सबसे प्रमुख कार्य जो है वो प्रशासन को चलाना है, नीतियों को लागू करना है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में? हाँ, तेजी से उत्तर करेंगे। संसदीय सरकार में वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो भैया अनुच्छेद 75 पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 74 यदि आपने पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कार्यों में मदद करने के लिए जो है वो एक संघीय मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद जो है वो 75 में प्रधानमंत्री के चयन की बात की गई है, उसकी नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका में जो है वो संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति की यदि बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है अपनी मंत्रिपरिषद की के मुखिया के रूप में। इन जो है इन वास्तविक शक्तियों का यह जो है वो प्रयोग करता है। तो आप लोग इस प्रश्न में किसके साथ जाएंगे भैया? इस प्रश्न में आप सभी लोग चले जाएंगे, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री नहीं, वास्तविक शक्तियों के प्रयोगकर्ता के रूप में मंत्रिपरिषद को ही आप लोग चुनेंगे। उत्तर आप सभी का मंत्रिपरिषद के लिए सही हो जाएगा। इस मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री कार्य करता है, जो अनुच्छेद 74 में ही स्पष्ट कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 74 के संदर्भ में देखेंगे तो मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियों के प्रयोगकर्ता के रूप में जानी जाती है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? आपको राष्ट्रपति दिया है, संसद दिया है, प्रधानमंत्री दिया है और न्यायपालिका दिया हुआ है। वैधानिक संप्रभुता जो है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था में किसके पास होती है? क्या हो गया भैया, क्यों ब्रेक ले लें? अलीना जी, चलिए, तो जो लोग वैधानिक संप्रभुता किसके पास होगी? जिसके पास विधि बनाने का अधिकार है, और विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के पास होती है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, आसान प्रश्न है। आपको शून्य आधार यानी जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई, आप लोगों को बताना है। रीगन द्वारा, कॉन्सिन के बजट से, निक्सन के ओहायो के बजट से, आइजन हाइवर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट से, या जिमी कार्टर द्वारा जॉर्जिया के बजट से? चलें तेजी से उत्तर करिएगा। अच्छा जी, 74 में, 74 में जो है वो राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद, और 75 में जो है वो प्रधानमंत्री की बात की गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान आपको अनुच्छेद 75 में। यदि कुछ उल्टा बोल गया हूं तो आप लोग उसको जो है वो ध्यान दीजिएगा।
चलिए, शून्य आधार बजट जो है यह सबसे पहले जिमी कार्टर के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था भैया? जिमी कार्टर ने जॉर्जिया में आपके 1973 में शून्य आधार बजट जो है वो लागू किया था। इसमें जो है वो व्यय को महत्व नहीं दिया जाता है। पहले जो है वो यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि पहले कार्य क्या करना है, ठीक है, और यदि इस कार्य को नहीं किया जाएगा तो नुकसान क्या होगा। इसके आधार पे जो है वो शून्य आधार बजट, इसमें पहले से जो है वो व्यय का कोई भी महत्व नहीं है, व्यय को निर्धारित नहीं किया जाता है। 1973 में जो है जिमी कार्टर ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए, सूर्य वत्स जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप। लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, आपको बताना है। वाद विवाद तथा बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सदन से बहिर्गमन। तेजी से उत्तर करेंगे। लोक प्रशासन पर नियंत्रण का तरीका कौन सा नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों ने जो है वो सदन से बहिर्गमन का चुनाव किया है। सदन से बहिर्गमन जो है एक नकारात्मक क्रिया है। यह जो है वो नियंत्रण का तरीका नहीं हो सकता है। जबकि वाद विवाद और बहस के माध्यम से सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव लगा के जो है वो प्रशासन पे नियंत्रण करने का दबाव सरकार के ऊपर बनाया जा सकता है। यह भी दबाव बनाने का ही एक जो है वो तरीका है, लेकिन इसे नकारात्मक तरीके के रूप में जो है वो देखा जाता है। इसलिए सदन से बहिर्गमन जो है वो उपयुक्त तरीका नहीं है। चूंकि उपयुक्त तरीका आपसे पूछा है, दिया है, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आपको दिया हुआ है एम हिदायतुल्ला, पी एन भगवती, ए एम अहमदी और ए एस आनंद। चारों में से किसी एक को चुनना है। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। लोक हितवाद आया तो भारत में जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलें, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। अलग अलग उत्तर आप सभी देखिए। यह प्रश्न जो है वो जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया, जीआईसी प्रवक्ता के एग्जामिनेशन में, ठीक है। पहले आयोग ने जो है अपना उत्तर किसको माना था? पीएन भगवती को माना था, लेकिन बाद में इस प्रश्न को जो है वो डिलीट करना पड़ गया। इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्यों डिलीट करना पड़ गया था, आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। लोक हितवाद का मतलब क्या है? जनहित याचिका यानी पीआईएल। पीआईएल जो है वो सबसे पहले कब अस्तित्व में आया था? किसी को ध्यान है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 1979 में जो है हुसैनारा खातून, सभी ने आप लोगों ने सुना होगा, हुसैनारा खातून का जो है वो एक मामला आया। लेकिन इस मामले को जो है वो हुसैनारा खातून खुद लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंची थी। इस मामले को लेकर पहुंची थी एक दाखिल करने के लिए, जिनका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। सभी ने सुना है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी जो है इस मामले को न्यायालय में लेके पहुंचती हैं। किसकी तरफ से? हुसैनारा खातून की तरफ से ये पहुंचती हैं। और पहली बार होता है कि जनहित के मामले पर पहली बार पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा जो मामला न्यायालय के पास पहुंचाया गया, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने वाले जो जज थे, स्वीकार करने वाले जो न्यायाधीश थे, वो थे आपके पीएन भगवती, पीएन भगवती, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने, कब ये मामला आया था? आपके 1979 में। और 1979 में तो पीएन भगवती मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे नहीं। पीएन भगवती के जो की यदि हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश बनने की, तो पीएन भगवती आपके 1985 से लेकर 1985-86 में, 1985-86 में ये रहे हैं मुख्य न्यायाधीश।
1979 में न्यायाधीश कौन था? तो ध्यान रखिएगा 1979 में जो है आपके वाई बी चंद्रचूड़, वाई बी चंद्रचूड़ जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है कि जब जनहित याचिका पहली बार जिसको स्वीकार किया था किसने? पीएन भगवती ने। उस समय पीएन भगवती मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। और पुष्पा कपिल हिंगोरानी के द्वारा जो है इस मामले को लेके आया गया था। हुसैन आरा खातून का जो है वो मामला था। कब? 1979 में। 1979 में जो है वो आपके वाई बी चंद्रचूड़ जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे, पीएन भगवती न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि बाद में ये जो है वो क्या बनते हैं? मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि किसको जो है वो पीआईएल की जननी कहा जाता है। तो चूंकि पहली बार जो है इस तरह का मामला सामने आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के मामले को कोई जो है वो लेके और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो पहुंच गया। कौन था वो? पुष्पा कपिल हिंगोरानी। इनको जो है वो किसके? पीआईएल के जननी के रूप में जाना जाता है। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं, सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, चूंकि आपसे पूछा है कि मुख्य न्यायमूर्ति कौन था। इसको स्वीकार करने वाले न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे, जबकि उस समय मुख्य न्यायमूर्ति जो है न्यायमूर्ति आपके वाई बी चंद्रचूड़ थे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था, लेकिन अब यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला पीआईएल कब आया था? 1979 में। किससे संबंधित था? हुसैन आरा खातून से। किसने दाखिल किया था इसको? पुष्पा कपिल हिंगोरानी ने, जिसके कारण इनको जो है वो पीआईएल की जननी कहा जाता है। स्वीकार किसने किया था? पीएन भगवती ने, जिसके लिए इनको जो है वो पीआईएल का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंगो रानी को जो है वो जननी कहा जाता है, और पीएन भगवती जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी उनको जो है इसका जनक माना जाता है। और उस समय जो है वो मुख्य न्यायाधीश आपके वाई बी चंद्रचूड़ थे। ये सारे इंफॉर्मेशन क्लियर रखिए। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है किस पर? इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, या ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर? चारों में से किसी एक को आपको चुनना है। चले, तो बिल्कुल जो है वो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय न्याय प्रणाली जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट पर आधारित है, राज्यों के कोर्ट पर आधारित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे अमेरिकी प्रणाली पर यह आधारित है। आगे इससे संबंधित एक और प्रश्न मिलेगा तो वहां पे दोनों में अंतर करके बताऊंगा। चलिए, प्रश्न आ ही गया। निम्नलिखित में से एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है। कौन सी जो है वो विशेषता नहीं है आपको बताना। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के दो समुच्चय, और लिखित संविधान। तेजी से उत्तर करिएगा। चल, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है वो भारत में आपको एकल न्यायपालिका देखने को मिलती है, जबकि अमेरिका में आपको दोहरी न्यायपालिका देखने को मिलेगी। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो है एकल न्यायपालिका कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सर्वे सर्वा जो है वो हेड के रूप में सुप्रीम कोर्ट, और उसके अंगों के रूप में जो है वो हाई कोर्ट्स जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, सब कुछ जो है वो सर्वे सर्वा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन आप अमेरिका में देखेंगे तो भैया केंद्र का, केंद्र के जो है वो केंद्र के न्यायालय अलग, और राज्यों के जो स्टेट्स हैं उनके जो है वो न्यायालय अलग अलग हैं। तो यहाँ पे केंद्र व राज्य के अलग अलग न्यायालय देखने को आपको मिलते हैं। जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो, भारत में भी केंद्र व राज्य के अलग अलग न्यायालय देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक ही जो है वो बॉडी के अंतर्गत कार्य करते हैं। एक बॉडी के दो अंग हैं।
और यहाँ पे दोनों के जो है वो अलग अलग न्यायालय हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में एकीकृत न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया। सीमाओं के भीतर भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? नेहरू के, अंबेडकर के, केटी शाह के, या आपके दामोदर स्वरूप सेठ के। चारों में से किसी एक को चुन लीजिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। दो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, एक तो ये जो है आपके पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है, और एक स्टेटमेंट है आपके कृष्णा स्वामी अयंगर का। कृष्णा स्वामी अयंगर ने क्या कहा था? कृष्णा स्वामी अयंगर का स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कृष्णा स्वामी अयंगर ने कहा था कि संसार में कोई दूसरा ऐसा न्यायालय नहीं है जिसके पास इतनी विस्तृत शक्तियां हैं जितनी भारत के सुप्रीम कोर्ट के, भारत के जो है वो न्यायालय के पास है। तो ये दो स्टेटमेंट जो है वो, एक कृष्णा स्वामी अयंगर का, जिससे आपको जो है वो पंडित नेहरू का स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। कृष्णा स्वामी अयंगर का स्टेटमेंट अभी तक पूछा नहीं गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि भारत की न्यायपालिका के अनुसार जो है वो दुनिया का कोई दूसरा के अनुरूप कोई दूसरा न्यायालय नहीं है जिसके पास इतनी विस्तृत शक्तियां हो। तो आप लोग दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। ये विकल्प आपका इस प्रश्न में सही होगा। अगला दिया है, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? आपको दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत में से किसी एक को आपको चुनना है। विधि की उचित प्रक्रिया। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चले, तो आप सभी लोग इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं। विधि या कानून की उचित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग जो है यह आपको अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। भारत में जो है वो क्या आपको है? भारत में, भारत के लिए आप लोग बताइए एक बार तेजी से। भारत के लिए कमेंट करके बताएंगे। भारत की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण क्या है? अमेरिका का तो आप लोगों ने बता दिया, विधि की उचित प्रक्रिया। चले, बहुत ही बढ़िया। चले, उत्तर आ गया है आप सभी का। तो ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया भैया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया टर्म को यह लिया गया था आपके जापान से। ठीक, हम लोगों ने जापान से जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का चुनाव किया, जबकि अमेरिका में जो है वो विधि की उचित प्रक्रिया का जो है उपयोग किया जाता है। तो उत्तर चूंकि आपसे पूछा है विधि की उचित प्रक्रिया का, तो आप लोग ए विकल्प का चुनाव करेंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दिया है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हों जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी थी? कैटल ने, गार्नर ने, मैकाइबर ने या एडमंड बर्क ने? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। इसकी परिभाषा है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। बहुत बढ़िया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा एडमंड बर्क महोदय की। राजनीतिक दल को जो है वो परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों का समूह है जो क्या है, ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जो राष्ट्रीय हित की पूर्ति कर सके। यानी राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने वाले सिद्धांत पे सहमत लोगों का संगठन राजनीतिक दल कहलाता है। यह परिभाषा आपके एडमंड बर्क ने जो है वो दी थी।
उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया है समता सैनिक दल की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, लोहिया ने और डॉक्टर अंबेडकर आपको दिया हुआ है, किसी एक को चुनिएगा। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तो समता सैनिक दल की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि 1927 में जो है वो 1927 में शोषित वर्ग को शोषण से बचाने के लिए, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो है एक सैनिक दल की स्थापना की गई, जिसे जो है वो समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1927 में की थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? आपको चौगुट दिया हुआ है, कोष्ठ दिया है, शाखा दिया है और प्रकोष्ठ, चारों में से किसी एक को चुनना है। चलेंगे। चलें, कुछ लोग चौगुट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कोष्ठ की, कुछ लोग प्रकोष्ठ की। सारे लोग उत्तर करिए। बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें कोष की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मारिस डुवर्जर की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो 4 प्रकार के दलों की बात की थी। उनके जो है वो किसके संगठन के आधार पे, वही इसकी विशेषता के अंतर्गत भी हम लोग देखते हैं। इन चारों दलों को हम लोग जो है वो क्रम से एक बार देख लेते हैं और इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के लिए कर दूं कि आप लोग इसे पढ़ भी पाए थोड़ा बहुत। चलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला जो इन्होंने बताया वो था आपका काकस दल या काकस पार्टी जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है वो कैडर आधारित पार्टी भी कहते हैं, चूंकि कैडर पर आधारित होती है। इसमें सीमित सदस्यता होती है। मुख्य रूप से अभिजात वर्ग और संपन्न लोगों तक जो है इसकी पहुंच होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो चुनाव लड़ना, सीट जीतना और वैचारिक प्रसार जो है ये लोग कम करते हैं। सत्ता की प्राप्ति जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसे जो है इन्होंने काकस पार्टी कहा था। इसका एग्जाम्पल आपको जो है वो इंग्लैंड की प्रारंभिक कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टियों में, साथ में अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा इन्होंने शाखा दल कहा था या ब्रांच पार्टी कहा था। ये जो है इसका संगठन स्थानीय शाखाओं में होता है। प्रत्येक शाखा स्वतंत्र कार्य करती है पर राष्ट्रीय नेतृत्व में एक दूसरे से जुड़ी होती है। सदस्यता जो है वो व्यापक होती है, लेकिन जो है वो कार्य चुनाव और संगठन पर केवल केंद्रित होता है, जिसको इन्होंने शाखा दल कहा था। ब्रिटेन की जो है वो लेबर पार्टी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। प्रकोष्ठ दल के बारे में इन्होंने कहा था कि यह जो है वो छोटे छोटे संगठनों, प्रकोष्ठों में जो है वो बटा होता है। हर प्रकोष्ठ जो है वो स्थानीय स्तर पर, गांव, फैक्ट्री या दफ्तर के स्तर पर जो है वो सक्रिय होता है। वैचारिक अनुशासन और जनता में जो है वो गहरी पैठ इनकी होती है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा किसमें? प्रकोष्ठ दल में। साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल के रूप में जानी जाती हैं। वहीं जो है वो चौथा इन्होंने जो है वो सैन्य दल या सैनिक दस्ते की बात की थी, मिलिट्री पार्टी की बात की थी। इन्होंने कहा था कि सैन्य जो है वो, सैन्य दल जैसी जो संरचना है वह कठोर अनुशासन, नेता की पूर्ण आज्ञाकारिता, सदस्य इसमें जो है वो सैनिक की तरह कार्य करते हैं, अनुशासन में जो है वो ये लोग रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो बल पूर्वक सत्ता की प्राप्ति जो है वो करना और उसे बनाए रखना है। हिटलर की नाजी पार्टी, मुसोलिनी की जो है वो फांसीवादी पार्टी इसके अच्छे एग्जाम्पल के रूप में जो है वो आपको देखे जाते हैं। तो आपके जो है वो मॉरिस डुवर्जर के जो पार्टियों का वर्गीकरण है, पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में इन्होंने इस पे विस्तार से चर्चा की है। इसमें 4 प्रकार के जो है वो दलों की बात की थी। काकस दल, शाखा दल, पोस्ट दल और जो है आपको सैन्य दल दिया हुआ है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पोस्ट दल आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जो आपके विकल्प में दिया था। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपको दिया है, किसने कहा
कि यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और अपना उत्तर तेजी से करिए। चलेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें जेम्स प्राइस की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड ब्राइस ने, जेम्स ब्राइस ने कहा था कि जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है। जेम्स ब्राइस का स्टेटमेंट है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक है इनकी, जिसमें इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। तो आपका उत्तर इसमें जेम्स ब्राइस के लिए सही होगा। अगला दिया है कि यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, प्यारा स्टेटमेंट, पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। लीकॉक, गिलक्राइस्ट, मैकाइवर और फाइनर दिया है। यदि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो आपके अकाउंट बैलेंस पे उसका कोई जो है वो प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही कोई आपकी सामाजिक क्षति होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जो है वो दिल खोल के कर दीजिए। चलिए भैया, दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है, किसने कहा था? चलें, तो जो लोग इसमें गिलक्राइस्ट महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक में आपके गिलक्राइस्ट महोदय ने राजनीतिक प्रणाली को जो है एक यंत्रवत प्रणाली बताया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को क्या बना देती है, यंत्रवत बना देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अन्य राजनीतिक दल जो होते हैं या दलीय प्रणाली जो है वो विचारधारा पर आधारित होती है और एक विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग जो है एक पार्टी का, दूसरी विचारधारा का समर्थन करने वाले दूसरी पार्टी का समर्थन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से चलती है और डीजल से चलने वाली गाड़ी सिर्फ डीजल से, दोनों का एक दूसरे से कभी मेल नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा था कि ये यंत्र के जैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें इसके साथ बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। दबाव समूह से संबंधित आपका प्रश्न है। दिया हुआ है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण दिया है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आप सभी के कई सारे उत्तर आ रहे हैं। दिया है कि दबाव समूह अंतिम लक्ष्य जो है वो शासन शक्ति पर कब्जा जमाना। ध्यान रखिएगा, दबाव समूह जो है वो कभी भी सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। ये कभी भी कब्जा जमाने की बात नहीं करते हैं। इनको जो है वो केवल अपने क्षणिक लाभ की पूर्ति की आवश्यकता होती है। इनकी ये जो है अपनी मांग की पूर्ति करना चाहते हैं। इनकी मांग की पूर्ति हो गई, ये किनारे हो जाते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दबाव समूह जो है वो चुनाव नहीं लड़ते, सक्रिय राजनीति में जो है वो कभी भी भाग नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो आपका जब पहला ही गलत हो जाता है तो ए गलत और आर सही, अन्य किसी विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों का को उच्च स्थिति प्राप्त है? नव बहुलवाद में भैया उच्च स्थिति किसको प्राप्त है? कमेंट करके बताइए तेजी से। नव बहुलवाद, आप में से कितने सारे लोगों ने जो है वो नव बहुलवाद को पढ़ा है अच्छे से? बी विकल्प आप सभी का व्यापारिक संघ के लिए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे लोगों ने पढ़ा है? इस पे चर्चा करना जरूरी है या नहीं? चाहिए तो छोड़ दूं यदि सबने पढ़ा है तो। चलिए कर ही लेते हैं, यदि स्लाइड बनाई ही है तो चर्चा भी कर लेते हैं। नव बहुलवाद की यदि बात करेंगे भैया तो यह लोकतांत्रिक समाज में जो है वो शक्ति केवल सरकार या किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होती है। बहुलवादी भी मानते थे और नव बहुलवादी भी मानते हैं। दोनों के विचार में अंतर भी हम लोग देखेंगे कि भैया शक्ति या संप्रभुता जो है वो किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होनी चाहिए। सभी समुदाय, सभी संगठन जो है वो समान रूप से
महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नव बहुलवादी जो है वो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, विरोध नहीं करते हैं बहुलवाद का, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं। ये जो है ये वास्तविकता की तरफ जो है वो अपना ध्यान दिलाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में यदि देखेंगे तो 1970 के दशक में जो है वो आपके ग्रांड जार्डन, साथ में जे आर ब्लॉक और आपके विल्सन स्नाइडर महोदय, ये जो है वो तीन विचारक हैं जिन्होंने जो है वो नव बहुलवाद की नींव रखी थी। इनको जो है वो नव नव बहुलवाद को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने नव बहुलवाद को पूरी तरह से नहीं नकारा था, पहले ही बता चुका हूं। इन्होंने इसकी सीमाओं में रहते हुए जो है वो कुछ नए दृष्टिकोणों की बात की थी, कुछ नए बदलावों की बात की थी। ये कहते हैं भैया, जैसे बहुलवादी मानते थे कि जो है वो शक्ति में समानता की बात करते थे बहुलवादी की, सभी संगठनों के सभी समुदायों की शक्तियां जो एक समान होती हैं, वहीं नव बहुलवादी कहते हैं कि शक्ति में जो है असमानता होती है। सभी हित समूह या सभी जो है वो सभी समूह जो है वो एक तरीके से प्रभावशाली नहीं होते हैं। कुछ जैसे बड़े उद्योगपति, कारपोरेट और वित्तीय संस्थाएं जो है वो राजनीतिक निर्णयों पर अधिक असर डालती हैं, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जबकि बहुलवादी कह रहे थे कि सभी संगठन, सभी समुदाय जो है वो एक समान है, सबके पास एक समान शक्ति होनी चाहिए। इन्होंने जो है वो नीति नेटवर्क आपको नेटवर्क का सिद्धांत दिया। इसमें कहा गया कि नव बहुलवादी मानते हैं कि कुछ शक्तिशाली समूहों का लगातार वर्चस्व जो है वो बना रहता है, कभी यह वर्चस्व जो है वो खत्म नहीं होता है। जैसे व्यापारी वर्ग जो है, जिसकी बात आप लोग विकल्प में कर रहे थे, या परंपरागत बहुलवाद के जो है वो सभी समूह बराबर हैं, इसके विचार से जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था किसकी, नीतिगत नेटवर्क की। तो नव बहुलवादियों का मानना है कि निर्णय निर्माण जो है वो सरकार की प्रभावशाली समूहों के बीच नेटवर्क के रूप में जो है ये कार्य करते हैं। जो समूह होते हैं वह विभिन्न जो है वो वर्गों के बीच नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं। इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। पॉलिसी जो है वो कम्युनिटीज या आपको इशू नेटवर्क के नाम से भी इनको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं राज्य की भूमिका के संदर्भ में नव बहुलवादियों का मानना है कि राज्य जो है एक तटस्थ दर्शक मात्र नहीं है। जबकि बहुलवादी मान रहे थे कि जैसे अन्य समुदाय हैं वैसे ही राज्य है, तो ये कहते हैं कि राज्य कोई जो है वो तटस्थ जो दर्शक नहीं है, या जो है वो कई बार कुछ शक्तिशाली समूहों के साथ जुड़कर जो है उनकी नीतियों का जो है वो समर्थन करता है। राज्य भी किसके नीतियों का समर्थन करता है, व्यापारियों की नीतियों का समर्थन करता है। ये आपके बहुलवाद का जो है वो संक्षिप्त परिचय आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? आपको प्रदर्शनात्मक दिया है, संस्थागत दिया है, संघात्मक दिया है और अर्धसंघात्मक दिया है। जी अविनाश राय जी कह रहे हैं। ठीक है अविनाश राय जी, थोड़ा सा इसमें जो है इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे जो पीडीएफ हैं जो आप लोगों को बीच बीच में टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को पीडीएफ में आप लोगों के लिए अटैच करता हूँ, ये हमारी जो लेक्चर्स क्लासेज हैं उसकी पीडीएफ है, और एप्लीकेशन के कंपैटिबल जो है वो पीडीएफ है। अब यहाँ पे जब उसको उपयोग करता हूँ तो वह आप लोगों को थोड़ा सा इशू होता है। मैं इसको जो है फिक्स करता हूँ, कल परसों से ही जो है मैं एक लोग को इस पे लगाता हूँ कि सारे पीडीएफ को एक बार कन्वर्ट कर दें। यदि मुझे आवश्यकता हो किसी पीडीएफ से मदद लेने की तो उसको आप लोगों को ठीक से दिखा सकूँ। चलिए भैया, दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करते हैं कौन से? तो जो लोग इसमें प्रदर्शनात्मक दबाव समूह की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग चलिए ए विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो आमंड एवं बर्बा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से आलमंड के द्वारा जो है वो प्रदर्शनात्मक दबाव समूह के संदर्भ में कहा गया था कि ये सामान्यतः जो है वो अपनी मांगों के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल अश्वनी जी, मैं समझ रहा हूँ कि वो कंपेटेबल नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको चेंज करवाता हूँ, आप लोगों को आगे से समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनता में अपनी भूमिका अदा करती हैं। आप लोग उत्तर करिएगा, मैं आया 1 मिनट में। चलिए, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, उत्तर करिएगा। किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनता में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जो लोग इसमें जो है वो लॉवेल की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉवेल महोदय के साथ आप लोग चले जाइएगा। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी बेंथम द्वारा, आपके बर्ग द्वारा, मार्क्स द्वारा या मिल द्वारा। तेजी से उत्तर करिएगा। ध्यान रखिएगा, सेशन के शुरू में ही मैंने आपको स्टेटमेंट कराया था जिसमें आपसे कहा था कि ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रीय हित के लिए जो है वो क्या होते हैं, संगठित होते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत लोगों के समूह को जो है वो क्या कहा था, एडमंड बर्ग महोदय ने सबसे पहले परिभाषित करते हुए जो है वो कहा था कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए संगठित लोगों के समूह के रूप में होते हैं। तो इनकी परिभाषा है जो सबसे पहली परिभाषा मानी जाती है। चलिए, किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? आपको माइनर विनर दिया है, एसी फाइनर दिया है, डेविड बी ट्रूमैन दिया है, वीओ की जूनियर दिया है। किसी एक को चुनिएगा। तीन शब्द जो है वो सामान्यतः प्रचलित हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो आपको अज्ञात साम्राज्य दिया हुआ है, दूसरा है अदृश्य सरकार, अदृश्य सरकार, और तीसरा है अनौपचारिक सरकार। अनौपचारिक सरकार, ये तीन शब्द हैं जो मुख्यतः आपके दबाव समूह के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें आप सभी लोग जो है वो एसी फाइनर की बात कर रहे हैं कि एसी फाइनर ने जो है अज्ञात साम्राज्य कहा था। अदृश्य सरकार किसने कहा था? कमेंट करके बताइए सारे लोग। जब आप लोग बिना विकल्प के कोई उत्तर नहीं देते हैं तो मुझे बड़ी चिंता होती है। और वही मैं बात कर रहा था शुरू के सेशन में आप लोगों से, जब आंसर लेखन बैच में मैंने कुछ लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया, समझाया, सब कुछ बताया और आपको दे दिया, लेकिन उसके बाद भी लिखने के लिए आपके पास 125 या 150 शब्द नहीं है। तब मुझे ये समस्या समझ में आई कि आप लोग पढ़ते कम हैं, आप लोग जो है वो रटते ज्यादा है। क्वेश्चन आंसर को आप लोगों ने रटा है। चलिए, अनौपचारिक सरकार की बात करेंगे तो सैलिन और लैम्बर्ट दो ऐसे विचारक हैं, सैलिन और लैम्बर्ट, जो अनौपचारिक सरकार कहते हैं। अदृश्य सरकार जो है कहा था आपके मैकिन ने। मैकिन जो है वो दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहते हैं। स्टालिन और लैम्बर्ट जो है अनौपचारिक सरकार कहते हैं। अज्ञात साम्राज्य की जो संज्ञा है वो आपके फाइनर महोदय ने दी। उत्तर आप सभी का यहाँ पे बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़िए
अगला दिया है अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी, रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट। उत्तर तेजी से करिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए कि जो भी क्लासेस लाइव हमारी होती हैं उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। चलिए, और अपने और दोस्तों मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी या लोकतांत्रिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी का हिंदी शब्द क्या है? लोकतांत्रिक पार्टी। तो आप सभी लोग इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जाएंगे। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। द्विदलीय व्यवस्था आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? आपको बताना है कि एक दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, दूसरा दिया है कि प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, तीसरा दिया राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, चौथा दिया है एक दल का अपना कोष होता है। चारों में से किसी एक को चुन लीजिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं, जब राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों की को तुलना करके आप देखेंगे तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी एक निश्चित जो है वो विचारधारा होती है, उस विचारधारा के आधार पे वो कार्य करते हैं, और सभी राजनीतिक दलों की जो विचारधाराएं होती हैं वो राष्ट्रीय हित से संबंधित होती हैं। एडमंड बर्क महोदय ने कहा था, ध्यान रखिए उनकी बात को। जब आप बातों को, स्टेटमेंट्स को कोरिलेट करना सीख जाएंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। जो लोग मुख्य रूप से एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बता रहा हूं, स्टेटमेंट्स को, विचारधारा को, जो आपके अंदर की विचारधारा है या जो आपकी भाषा शैली है उसमें आप जो है एक दूसरे से जोड़ना सीख जाइए। बस जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस इंफॉर्मेशन को भी आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, और ये बहुत ही चौंकाने वाला सब्जेक्ट है मेरे लिए, आपके लिए भी होगा। यदि आप में से भी किसी को लगता है तो आप जो है वो कोई एक या दो प्रश्न उठा लीजिए और उसको जो है 120, 125 और 150 में से किसी भी 125 से 150 शब्द के बीच आप लिखने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि अपनी ही बात जो आपके दिमाग में, दिल में बैठी हुई है, उसी बात को कुछ भी लिखिए और उसमें सिर्फ एक चीज का आकलन करिएगा कि आपके उत्तर लेखन में जो है वो क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, और एक पैरा का दूसरे पैरा के साथ संबंध होना चाहिए। पहले पैरे को दूसरा पैरा जो है आपका वेरीफाई करता हुआ होना चाहिए। आपके उत्तर में जो है वो मुख्य रूप से तीन भाग होने चाहिए। पहली आपकी प्रस्तावना जिसमें आप अपने जो है वो विषय का परिचय देते हैं। आप उसके बाद दूसरा भाग होता है आपके उत्तर का मुख्य भाग जिसमें प्रश्न से संबंधित जो है वो सारी जानकारियों को आप उपलब्ध कराते हैं, और तीसरा भाग होता है आपका निष्कर्ष जिसमें आप जो है वो उसका निष्कर्ष लिखते हैं। अब प्रस्तावना क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, या इतना आप लोगों को बेसिक तो पता ही होगा क्योंकि सारे लोगों ने जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ध्यान रखिएगा। उत्तर आ जाते हैं इस प्रश्न पे, उस पर चर्चा करेंगे तो लंबा समय जाएगा। चलिए, तो आपको जो है वो राजनीतिक दलों की एक विचारधारा होती है, मुख्यतः राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, ठीक है, जबकि राजनीतिक दबाव समूह की कोई विचारधारा नहीं होती है, वे अपने जो है वो तात्कालिक लाभ के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है दबाव समूह की तकनीकी है कौन सी? धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन, असहानुभूति रवैया, पूर्ण रवैया। चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। दबाव समूह की तकनीकी कौन सी है भैया? चले, ध्यान रखिएगा कि दबाव समूह की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वसूल होता है किसी भी प्रेशर ग्रुप का, वो होता है मूल्य आधारित मांग। क्योंकि दबाव समूह को यदि बात करें, समझ लीजिए इसको, दबाव समूह
वो अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संगठित तो होते नहीं है, किसी मुद्दे पे इनका जन्म होता है, मुद्दे जैसे ही जो है वो पूरे होते हैं उसके बाद या तो खत्म हो जाते हैं या शिथिल पड़ जाते हैं, नए मुद्दे की तलाश करने लगते हैं। तो भैया दबाव समूह को हमेशा जो है वो किसकी आवश्यकता होती है? समर्थन की। और यह समर्थन तभी मिलेगा जब ये दबाव समूह कोई ऐसी मांग कर रहे हो जो मूल्य आधारित मांग। यदि आप ये मांग कर रहे हैं कि आपको 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, तो इसमें लोगों का समर्थन आपको मिलेगा, क्योंकि यह मूल्य आधारित मांग है, सबकी मूलभूत आवश्यकता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप ये कहें कि 18 घंटे बिजली कटनी चाहिए, तो कोई आपका समर्थन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए दबाव समूह की जो सबसे मुख्य तकनीकी है वह मूल्य आधारित मांग है, क्योंकि इनको समर्थन की आवश्यकता है। किसके? आम जनता के। और आम जनता समर्थन तभी करेगी जब मांग मूल्य आधारित हो, नैतिक हो। अनैतिक और बिना मूल्य की मांग पे कोई आपका समर्थन करने नहीं जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? पहला दिया है दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरा दिया है दल प्रणाली व्यक्ति की वैयक्तिकता को नष्ट कर देती है। तीसरा दिया हुआ है दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करते हैं। चौथा दिया है दल सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। तेजी से उत्तर करिएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप सभी का उत्तर जो है, सुरन जी ने भी विकल्प का चुनाव किया, बाकी लोग भी उत्तर करिए। चले, अधिकतम लोग जो है बी विकल्प की तरफ जा रहे हैं, दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिकता को नष्ट कर देती है। ये जो है बस आप लोग इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत करने के कारण आप लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं। चलिए, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग डी विकल्प के साथ जा रहे हैं, दल जो है सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं, जो लोग डी विकल्प का चुनाव किए हैं वो लोग बता दें कि ऐसा क्यों है। आप अपने उत्तर के समर्थन में बता दीजिए किस तरीके से एकरूपता स्थापित करते हैं राजनीतिक दल। आप सभी को पता होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने बात की थी कि दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिकता को नष्ट कर देता है, भैया ऐसा नहीं है। दल प्रणाली की मुख्यतः एक विचारधारा होती है जिसका समर्थन लोग करते हैं, लेकिन जो रेडिकल पार्टियां हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि व्यक्ति की व्यक्तिकता नष्ट हो जाती है और वो अपनी पार्टी की ही राग को अलापता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है जो अपने जो पारिवारिक जीवन में वो उसको जीता है, और उसके सामूहिक जीवन की जो कुछ नीतियां होती हैं, चूंकि राजनीतिक दल से जुड़ा होता है तो वो उसकी अलग होती है। वो कभी व्यक्ति की व्यक्तिकता यदि समाप्त हो गई तो व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। किसी ने उत्तर नहीं दिया कि दल जो है वो सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करते हैं। आप सभी लोग इसमें कह रहे हैं कि यह जो है वो इसकी विशेषता नहीं। चलें, आपका डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नहीं के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो माफ करिएगा, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आप लोगों को गलत कर दिया। दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, सही बात है। दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिकता को नष्ट कर देती है। रेडिकल पार्टियों की मैं आपसे बात कर ही रहा था। आज के डेट में यदि आप देखेंगे, क्षमा चाहता हूँ, तो आज के डेट में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो मानवता से परे, या अपने जो है अपना उनके अंदर अंतरात्मा भले कुछ भी कहती रहे, वो लोग जो है वो पार्टी की राग अलापते हैं। कांग्रेस वाले यही कार्य जो है वो कांग्रेस के पार्टी के लोग करते हैं। तो यह भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, सब कुछ सही है। जबकि इसमें जो है वो सही नहीं है कि सरकार के अंगों में एकरूपता जो है वो स्थापित करते हैं राजनीतिक दल। सरकार के अंगों में एकरूपता स्थापित करने के लिए जो है वो जाना जाता है किसको? संविधान को। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग डी विकल्प के साथ जा रहे हैं।
अगला दिया है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी एक दल प्रधान व्यवस्था थी? आप लोग उत्तर करिएगा। तेजी से उत्तर करेंगे। भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से 1947 से लेके 1970 के आसपास तक की बात इन्होंने की है। रजनी कोठारी जो है आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा, जो लोग रजनी कोठारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1970 75 तक आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो है वो वर्चस्व था, और इसको जो है वो कांग्रेस के वर्चस्व आधारित जो है वो शासन की बात को जो है वो रजनी कोठारी ने किया है। तो उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया है, किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना है कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे हैं या बुरे? तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए भैया, राजनीतिक दल को पे ये निर्णय लेना कि कोई राजनीतिक दल अच्छा है या बुरा, ठीक वैसा ही है जैसे इस बात पे विचार करना कि ज्वार भाटा अच्छा है या बुरा। अब भैया, मछुआरों के लिए ज्वार भाटा अच्छा है, हवाएं नाविकों के लिए अच्छी हैं, लेकिन वही तेज हवाएं जो हैं अन्य लोगों के लिए, फसलों के लिए बर्बादी का कारण बन जाती हैं। तो अलग अलग लोगों का के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, इसलिए जो है इस बात पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये मानना है किसका? आपके लॉवेल महोदय का। ये कहते हैं कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे हैं इस संबंध में सूचना एकत्र करना ठीक वैसे ही है जैसा कि इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे हैं या बुरे। सर आपका बी विकल्प के लिए सही है। अगला दिया है कि निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था का निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य संबंध स्थापित किसने किया था? लास्की ने, डुवर्जर ने, फाइनर ने या लॉर्ड ब्राइस ने? तो मैंने आपको प्रश्न के शुरू में ही एक्सप्लेन किया था कि मारिस डुवर्जर ने पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में 4 प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था की बात की थी इन्होंने, ठीक है। और इसमें जो है ये क्या करने का प्रयास करते हैं? दलीय व्यवस्था और निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से सहसंबंध स्थापित करने की का प्रयास करते हैं। उत्तर आपका डुवर्जर के लिए बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और एम एन रॉय? जी। अब आप सभी के लिए एक जो है, यदि मैं आप लोगों से पूछूं ईमानदारी से, यदि आपसे पूछूं कि आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो जयप्रकाश नारायण के लिए आ रहा है, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भैया आपसे पूछा है दल विहीन लोकतंत्र की वकालत सर्वप्रथम किसने की थी? भैया एम एन रॉय जो है वो दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं सबसे पहले, डी विकल्प सही हो जाएगा। अब प्रश्न ही आप लोगों ने उत्तर ही गलत कर दिया तो मैं पूछूं क्या आपसे? यदि मैं आपसे कहूं कि एम एन रॉय के दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या करिए 150 शब्दों में, कितने सारे लोग हैं जो 150 शब्दों में एम एन रॉय के दल विहीन लोकतंत्र को स्पष्ट कर सकते हैं? ईमानदारी से उत्तर करिएगा, बस यस आर नो में। यदि मैं आपसे कहूं कि दल विहीन लोकतंत्र को, एम एन रॉय के दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या करिए, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं, कोई आलोचनात्मक प्रश्न नहीं, सीधा प्रश्न आपसे कर रहा हूं।
का अभी संभव नहीं है, बिल्कुल। चलिए, ईमानदारी से जवाब दिया। एक ही दो लोगों ने, नगीना जी ने और फिर विराट जी ने दिया। देखिए, इसका कारण ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों का, या किताबों को आप लोग कम पढ़ रहे हैं। किताबों को पढ़िए, जो भी किताब आपके पास है उसको पढ़िए। किताब आपको जो है वो, क्योंकि जब लिखने की बात आती है ना, आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने जीवन की किसी घटना पे 150 शब्द लिखने का प्रयास करिए, आपको लगेगा कि आपके पास शब्दों का अभाव हो गया। चलिए आइए इसको एक बार समझ लेते हैं, इसका फ्रेम भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारे किसी भी प्रश्न में हमको पृष्ठभूमि या प्रस्तावना लिखनी होती है, भैया एम एन रॉय जो है वो मूल रूप से मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचारक थे, पर जो है वो बाद में उन्हें रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो है वो दार्शनिक विकास इन्होंने कर दिया। इनको माना जाता है कि ये रेडिकल ह्यूमनिज्म के जो है वो जनक है। इनका मानना था कि राजनीतिक दल जो है वो सत्ता संघर्ष का माध्यम बन गए हैं और वास्तविक लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म में इन्होंने बताया जो राजनीतिक दल है वो सत्ता के संघर्ष का माध्यम बन गए हैं और वास्तविक जो है वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इसी कारण इन्होंने जो है वो दलविहीन लोकतंत्र की संकल्पना दी। ये आपकी प्रस्तावना का मुख्य मुख्य भाग है। आप प्रस्तावना इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद आएंगे आप जो है वो अपने मुख्य भाग पे प्रश्न के, जिसमें इन्होंने जो है वो दलविहीन लोकतंत्र की परिकल्पना देते हुए एम एन रॉय जो है वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों का जो है उन्मूलन करने की सबसे पहले ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि दल जो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए जनता को गुमराह करते हैं। सबसे पहला कार्य राजनीतिक दल कौन करते हैं? कौन सा करता है? सत्ता को गुमराह करने का कार्य जो है वो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र को दल के बजाय प्रत्यक्ष भागीदारी आधारित जो है वो होना चाहिए। केवल ये नहीं कि आपने बता दिया कि ये सत्ता को, ये लोगों को गुमराह करने की लोकतंत्र दल जो है वो कार्य करते हैं। यदि आप दल को हटाएंगे तो उसके समर्थन में अगला स्टेटमेंट आपका होना चाहिए जब भी आप उत्तर लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब सत्ता जो है वो प्राप्ति के लिए जनता को गुमराह कर रहा है राजनीतिक दल, तो ये कहते हैं कि इनको समाप्त करके आप क्या करिए, इसके बजाय जो है वो प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित जो है वो शासन व्यवस्था को दीजिए। इसके लिए अब जब आप प्रत्यक्ष भागीदारी की बात कर दिए, तो अब उसके समर्थन में आप कैसे लिखेंगे, आगे उसको कैसे बढ़ाएंगे? तब इन्होंने कहा कि भैया यह कैसे होगा? जन समितियों के माध्यम से होगा। गांव, नगर और कार्यस्थलों पर स्थानीय जन समितियों को गठित करना पड़ेगा और ये जन समितियां जो है वो जनता की समस्याओं पर विचार करके समाधान प्रस्तुत करने का जो है वो कार्य करेंगे। अब आपने उत्तर में आपने क्या किया? आपने सबसे पहले जो है वो कारण लिखा, आपने प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना में जिस समस्या को इंगित किया उस समस्या के समाधान की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे जब आप लिखेंगे तो अब जब ये सारा कुछ होगा तो आपको विकेंद्रीकरण भी करना पड़ेगा, क्योंकि यदि पुनः शक्ति किसी एक जो है वो समूह के पास आ गई तो समस्या का समाधान तो होगा नहीं। जैसे राजनीतिक दल के पास शक्ति आ गई थी तो वो उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो ये कहते हैं कि शक्ति एक आदमी के पास नहीं, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता का केंद्रीकरण संसद या मंत्रिमंडल में न होकर स्थानीय निकायों में होना चाहिए। निर्णय जो है वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी ग्रास रूट से डेमोक्रेसी तक जो है ये निर्णय पहुंचने चाहिए। ठीक है। प्रतिनिधित्व का जो है वो नया रूप इन्होंने बताया। अब इन्होंने कहा कि भैया सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दीजिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे तो किसी न किसी संस्था में ही तो करेंगे। तो अब इस संस्था में प्रतिनिधि ही चुन के जाएंगे, तो प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए? प्रतिनिधित्व जो है वो किसी दल के बंधन में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये जनता की इच्छा के आधार पर कार्य करने वाले लोग होंगे। ठीक है। जनता की इच्छा के आधार पे जो जनता के जो है वो इच्छा की पूर्ति के लिए जो है वो कार्य करेगा, उसको जो है वो समर्थन मिलेगा। लोकतंत्र का आधार क्या होगा भैया? तर्क और विज्ञान। इन्होंने कहा, एम एन रॉय मानते हैं कि लोकतंत्र केवल जो है वो चुनाव तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को तर्क, वैज्ञानिक सोच और मानवतावादी मूल्यों की पर जो है वो शिक्षा दिया जाना चाहिए और सत्ता का उद्देश्य जो है वो जनता के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास के जो है वो साधन का विकास करना हो। अब इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये पूरी कहानी बताने के बाद भी मैं आपको जो है वो चैलेंज देता हूं कि इसमें से 50% से अधिक लोग होंगे
जो इसी को कॉपी करके शब्दों को बदल के 75% कॉपी करके उत्तर लिख देंगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि मार्केट में ऑथेंटिक सोर्स आपके पास जो अवेलेबल है वो है 10। मान लीजिए 10 ऑथेंटिक किताबें हैं जिनको पढ़ के आप उत्तर लिखेंगे। अब जब 10 ऑथेंटिक किताबों को पढ़ के आप उत्तर लिखेंगे तो आपको क्या लगता है कि इन किताबों को जो है वो परीक्षक ने नहीं पढ़ा है, वो सीधे समझ जाएगा कि आप उत्तर कॉपी कहाँ से कर रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, जो लोग कॉपी पेस्ट उत्तर करते हैं उनको नंबर अच्छा नहीं मिलता है। वहीं जो लोग जो है मौलिक उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, उनको अच्छा नंबर मिल जाता है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, किसी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू यदि आपने सुना हो तो आपने वहां पे सुना होगा कि भैया क्या हो रहा है, अच्छा नंबर मुझे मिला है इसलिए क्योंकि मैंने अपने मौलिक उत्तर लिखे थे। तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। आप सभी लोग प्रयास करिएगा और लिख के मुझे भेजिएगा, मेरा नंबर आप सभी के पास है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो भैया डॉक्टर अंबेडकर जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा या किसी व्यक्ति विशेष के महिमा मंडन की जो है वो आलोचना की थी। उत्तर आपका भी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश इसके बिना नहीं रह सकता, किसने कहा था? चलें, राजनीतिक दल जो है अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र दल इसके बिना नहीं रह सकता, किसने कहा था? चलें, तो जो लोग इसमें ब्राइस की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राइस महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश इसके बिना जो है वो नहीं रह सकता। साथ में इन्होंने जो है वो राजनीतिक दल के संदर्भ में कहा था कि यह एक स्वैच्छिक समूह होता है जिसमें आप अपनी इच्छा से आते हैं, लेकिन एक जो है वो उद्देश्य के लिए पूरी ताकत लगाकर कार्य करते हैं। ऐसे समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है, लॉर्ड ब्राइस का मानना है। आगे बढ़िए, अगला दिया है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला था? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है भैया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार ईयर बताएंगे आप सभी लोग? आप में से किसी को ईयर ध्यान है, किस ईयर में? चलें, तो जो लोग इसमें 19वीं 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी का मतलब यह है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1928 है। 1928 में जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1928 के माध्यम से पहली बार इंग्लैंड में जो है वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1928 के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार की जो है वो मताधिकार मिला है। 1928 याद रखिएगा, शताब्दी पूछे तो 20वीं। निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? रॉबर्ट मिचेल्स, ला पैलोम्बरा, सिडनी बर्बा और एडमंड बर्ग। चलें तेजी से उत्तर करिए। चलिए भाई नगीना जी, गुड नाइट। सोने आप लोग बहुत जल्दी लगते हैं। चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे, रॉबर्ट मिचल्स ने जो है अल्पतंत्र के लॉ नियम की बात की थी।
इसमें इन्होंने कहा था कि इनका विश्वास है या इनका मानना है, स्टेटमेंट इनका है, माफ करिएगा, इन्होंने लिखा था कि जो है प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय हो जाता है। किसी भी देश में देखेंगे तो मुट्ठी भर लोग ही जो है क्या करते हैं, शासन पे सत्ता पे जो है उनका नियंत्रण होता है, इन्हीं के द्वारा जो है वो फैसला लिया जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की भी यदि बात करें तो जो आपके मंत्रिपरिषद के लोग हैं सारे फैसले वो कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बार जो है वो 5 साल में एक बार जो उनको वोट दे के भेज दिया। आज हम यदि चाहें कि भारत सरकार यदि कोई बिल पास करना चाह रही है और हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, ऐसा संभव है? नहीं है। एक हथियार है हमारे पास, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन निर्णय में हमारी कोई भागीदारी नहीं है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हमारी भागीदारी बस वोट देने तक थी। इसलिए रॉबर्ट मिचेल्स कहते हैं यह एक अल्पतंत्रीय जो है वो व्यवस्था है। सर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला दिया है, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और अमेरिका। तो आप सभी को पता है कि फ्रेंच ब्यूरोक्रेसी जो है इसको एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की पूरी छूट है। इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा कि भारत में भी सिविल सेवक जो है वो राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन उनको पहले सिविल सेवा का जो है वो त्याग करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में सिविल सेवक राजनीति में नहीं आते हैं, या तो पद से इस्तीफा देके या जो है वो बीआरएस लेके यानी रिटायरमेंट लेके आप जो है आ सकते हैं, या रिटायर होने के बाद आप राजनीति में आ सकते हैं। लेकिन एक्टिव ब्यूरोक्रेसी, एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी। तो आपका उत्तर इसमें फ्रांस के लिए सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करिए। लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की संख्या जो है वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप लोग संख्या पे मेरा समर्थन करिए, मैं प्रश्न और कॉन्सेप्ट के स्तर पे आप लोगों का समर्थन करूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीएलसी लेक्चरर, राजस्थान टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, छत्तीसगढ़ टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग बैचेज प्रारंभ हो गए हैं। जो लोग भी इन बैचेज को एनरोल करना चाहते हैं, जो लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं। आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको जो है वो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराऊंगा जो आपको आपके जो है वो सिलेक्शन में के मंच तक आपको पहुंचा सके। ठीक है, साथ ही आप सभी को मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन बैच मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेरे पास कुछ लोग अभी जुड़े हुए हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस को देखते हुए इसको मैं उसी बैच में जो जिस एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के जो बैच है उसमें आप लोगों को ऐड कर रहा हूं। आप लोगों से बैच में भी इसकी बात कर चुका हूं मैं, क्योंकि इस बैच की अभी उपयोगिता मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपका सिलेबस आपको तैयार नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं आप लोगों का समर्थन करता, तो मेरा भी समय बर्बाद हो, आपका भी पैसा बर्बाद हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। साथ ही जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, यदि आप राजनीतिक शास्त्र का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आपके सिलेबस में जितने राजनीतिक सिद्धांत और बात दिए हैं, जितने राजनीतिक विचारक दिए हैं, ठीक है, वो सब आपके यहाँ से क्लियर होंगे। आपकी परीक्षा में जितने कथन पूछे जा सकते हैं, अधिकतम कथनों का संग्रह इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। कोई दूसरी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक से रिलेटेड कथनों का विशाल संग्रह देखने को मिले। ठीक है, आपको सभी जो है वो राजनीतिक पुस्तकों का विवरण मिलेगा, केवल पुस्तकों का नाम और राइटर का नाम नहीं, वह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इस तरह की जानकारी के साथ हर पुस्तक की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी इस पुस्तक के माध्यम से।
हर अध्याय में आपको तुलनात्मक तालिकाएं मिलेंगी जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। प्रत्येक विचारक को एक दूसरे विचारक के साथ कंपेयर करके, प्रत्येक एक सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत के साथ कंपेयर करके, एक वाद को दूसरे वाद के साथ कंपेयर करके, ये सारा जो है आपको इस पुस्तक के मुख्य फीचर्स के रूप में देखने को मिलेगा। जो लोग इस पुस्तक का डेमो देखना चाहते हैं 7007701847 पे आप लोग संपर्क करिए। केवल इस नंबर पे आप बुक लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, संपर्क करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे बुक लिख के व्हाट्सएप करिए, आपको पुस्तक का डेमो उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुस्तक का मूल्य 500 रुपये है, डिलीवरी चार्ज आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। प्रयागराज के लोगों के लिए डिलीवरी चार्ज नहीं है, आप लोग बाई हैंड पुस्तक जो है वो रिसीव कर सकते हैं इसी नंबर पे कॉल करके। जिन लोगों ने जो है वो डेमो ले लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उनको पुस्तक समझ में आ रही है, वो लोग जो है इसी नंबर पे अपना एड्रेस लिख के भेजेंगे। एड्रेस में आप अपना नाम, अपना पता, अपने एरिया का पिन कोड और अपना जो है वो मोबाइल नंबर आप मुझे लिख के व्हाट्सएप करेंगे। जैसे ही मुझे आप अपना पता व्हाट्सएप करेंगे, आपके फोन पे एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। उस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद 7 दिन के अंदर पुस्तक आपके घर पे पहुंच जाएगी। साथ ही जो लोग विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अभ्यास करना चाह रहे हैं, उनके लिए सुबह 10:30 बजे से एक बैच जो है वो मैंने आप लोगों के लिए प्रारंभ किया है। मुख्य रूप से जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की परीक्षा में आपसे 30 जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के। इन्हीं 30 प्रश्नों को हम लोग फोकस करके इस सेशन को कर रहे हैं। तो यदि आप जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया है, तो हमारे साथ नियमित रूप से 10:30 बजे जुड़िए। आपको जो है वो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का भी अध्ययन करने का, अभ्यास करने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करके